काली घनी अंधेरी रात, जब गांव में लोगों का निकलना रात में बंद हो गया था। बहुत ही अजीब सी घटना और डरावनी घटना है ये। इस घटना को सुनने के बाद कई लोगों ने तो बोला कि ये सारी घटनाएं बस काल्पनिक है, लेकिन काल्पनिक हो या सच, घटनाएं बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। ये घटनाएं शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। मेरा नाम माधव है। यह घटना मेरे गांव में ही घटी थी। महाराष्ट्र की एक घटना जिसको कभी कभी लोग सुनने के बाद ये बोलते हैं कि ये बस एक काल्पनिक घटना है, लेकिन यह घटना मेरी दादी की आंखों के सामने घटी थी। उस घटना का एक खौफ, एक सच मेरी दादी को हमेशा सताता था और मैंने भी उनके हाथ में वो निशान देखा था। जब उनके साथ ये घटना घटी थी तब वो निशान उनके हाथों पे आया था। घटना काफी ज्यादा पुरानी है। एग्जैक्ट सन तो मुझे याद नहीं कि किस साल में यह घटना घटी थी, लेकिन उस वक्त मेरी दादी की उम्र करीब 14 या 15 साल की थी। एक लड़की की मृत्यु हो गई थी। मेरी दादी का नाम सरिता था और अब आगे की घटना मैं आपको अपनी दादी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम सरिता है। जब मेरी उम्र महज 14 साल की थी तब मेरे गांव में यह घटना घटी थी और तब से लेकर कई सालों तक वो घटना घटती आई थी। फिर उसके बाद अचानक से सब कुछ एकदम शांत हो गया, बंद हो गया। लेकिन उस घटना के बाद से मेरे गांव के बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। शाम को सूरज ढलने के बाद बाहर भी नहीं निकलते थे। कुछ ऐसा ही खौफ था। उस रात को मैं कैसे भूल सकती हूँ जब एक लड़की जिसका नाम सरिता था उसकी मृत्यु हो गई थी। सावन का समय था। हमारे सारे गांव के घर एक पत्तों से ही बने हुए थे जिनको फरके बोलते थे, या आम भाषा में उनको छप्पर की छत भी बोली जाती थी। उसी घर में सीमा खाना बना रही थी। चूल्हे की लकड़ियां काफी ज्यादा भीगी हुई थी, इसलिए उन्हें जलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। आमतौर पे सावन के टाइम पे ऐसी दिक्कतें सभी घरों में आती हैं। पता नहीं क्या हुआ, उसके माँ बापू बाहर बैठे हुए थे, वो अंदर रसोई में खाना पका रही थी। आग की लपटें कैसे फैली, क्या हुआ, उसकी एक छोटी सी लौ से छप्पर में आग लग गई और पूरा का पूरा घर जल के राख हो गया। उसकी माँ तो वहीं पे ही बेहोश हो गई थी। पिताजी ने भी उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन उसको बचाने के चक्कर में पिताजी का आधा शरीर जल गया। उसके घाव की वजह से वो कोमा में चले गए, दर्द सह नहीं पाए और करीबन 2-3 महीने बाद पिताजी की भी मृत्यु हो गई। सीमा को गांव के जानवरों से काफी ज्यादा लगाव था। अक्सर रात में और दिन में खाना बनाने के बाद वो जानवरों को भी खाना खिलाती थी और जानवर उसको बहुत मानते भी थे। उस रात जब सीमा जल रही थी तो उसे बचाने की बहुत कोशिश की। जलती हुई आग को बस लोग बाहर से पानी डाल के बुझा ही रहे थे और अंदर से उसकी चीख की और चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। हम चाहकर भी उसे नहीं बचा पा रहे थे। वो आग और वो रात मुझे आज भी याद है। मैं अपने घर की छत से देख रही थी। मेरे बापू भी उसे बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफसोस कुछ भी नहीं हो पाया। वो अपने हिसाब से ही बुझी थी। बारिश की वजह से आग तो जल्दी बुझ गई, लेकिन सीमा का शरीर जल के राख हो चुका था। सच बताऊं तो उसके शरीर की हड्डियां तक नहीं मिली थी, वो भी गायब हो गई थी। थोड़े बहुत शरीर के टुकड़े बचे हुए थे जिनको बीन के अंतिम संस्कार किया गया था। उसके घर का और कोई भी नहीं था। सारे गांव वालों ने मिलकर ही सारी अंतिम क्रियाएं की और उसके बाद धीरे धीरे गांव वालों ने उसके घर को दोबारा बनाने में मदद भी की। घर दोबारा बन चुका था। अब उसकी माँ उसमें अकेली रहती थी।
उनकी भी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। धीरे धीरे वो भी बीमार होने लगी। गांव के कुछ लोग उन्हें देखने भी जाते थे। कोई अपने घर से कभी खाना दे देता था या फिर कोई कभी वैद्य को बुला के ले आता था। धीरे धीरे उसकी माँ की भी तबीयत खराब होती गई और वक्त के साथ वो भी गुजर गई। वो घर अब बंद हो गया था जहां पर वो लोग रहते थे। सब कुछ एकदम शांत हो गया था। उसकी माँ को खत्म हुए करीबन 1 महीना हो चुका था और सीमा को मरे हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए थे। उसके बाद एक अमावस की रात ऐसी अजीब सी घटना पूरे गांव में घटी जिसको हम अभी भी सुनते हैं तो महज एक घटना ही लगती है। उस वक्त आधी रात हो चुकी थी, शायद 2 या 1 बज रहे होंगे, मुझे ढंग से याद नहीं है। सीमा का जो घर था वो हमारे 2 घर छोड़ के ही था। बीच में जिनका घर था वो लोग कहीं बाहर गए हुए थे। तभी हम लोग छत पे ही सो रहे थे। हमारा घर उस टाइम थोड़े बहुत पक्के ईंटों का बना हुआ था, तो एक छोटी सी छत भी थी, उसी पे ही सोते थे हम लोग। हमें सीमा के घर से आवाज आती हुई सुनाई दी। वो आवाज किसी के गाना गुनगुनाने की थी। वो आवाज जब मेरे कान में पड़ी तो मेरी आंखें खुल गईं। मैं तुरंत उठ के चारों तरफ देखने लगी, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर वो आवाज है किसकी, कहां से आ रही है। लेकिन जब धीरे धीरे ध्यान दिया तो पता चला कि वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि सीमा के ही घर से आ रही थी। मैंने अपनी माँ को जगाया और उन्हें ये चीज बताई। उन्होंने भी उस आवाज को साफ साफ सुना। पापू उस दिन घर पे थे नहीं, इसलिए उनको कुछ बता नहीं सकते थे। हम रात में बाहर नहीं निकल सकते थे, इसलिए फिर उस चीज को हम लोगों ने नजरअंदाज किया और फिर सो गए। अगले दिन इसके बारे में सुबह मैंने और माँ ने गांव के कई लोगों को बताया, लेकिन किसी ने भी हमारी बात पर विश्वास नहीं किया क्योंकि सबको लगा कि यह हमारा वहम है। हालांकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, इसलिए हमने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो दिन भी वैसा ही बीत गया। फिर अगली रात को हम सब दोबारा साथ पे छत पे सो रहे थे और दोबारा फिर वही गाना गुनगुनाने की आवाज आई। मैंने इस बार फिर से माँ से बोला और इस बार हम दोनों ने वो आवाज साफ साफ सुनी थी। हमने सोचा कि इस बार जाके देखते हैं कि आखिर अंदर है कौन। हम घर से बाहर निकले। हमारे बगल के घर में एक भैया रहते थे, उनको उठाया और उनको भी वो आवाज आई। उस घर में जाके देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मतलब हम उस घर के अंदर नहीं गए क्योंकि वो घर बंद था, लेकिन ऐसा कुछ भी हमें महसूस नहीं हुआ कि अंदर कोई है। लेकिन कुछ देर बाद अंदर से किसी के चलने की आवाज भी आ रही थी। हम समझ गए थे कि हो ना हो अंदर कोई भी घुसा हुआ है। लेकिन बहुत ताज्जुब की बात थी कि उस घर के अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। दरअसल वो ज्यादा बड़ा घर भी नहीं था, बहुत ही छोटा सा था और बाकी 5 खिड़कियां जो कि बंद थी और उनमें लोहे की ग्रिल लगी हुई थी और मेन दरवाजे पे ताला लगा हुआ था जहां की हम खड़े थे। तो अंदर किसी के भी घुसने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। कुछ देर बाद हम वहीं पर खड़े रहे और तभी हमें आवाज आई। वो आवाज किसी और की नहीं, सीमा की थी। वो अंदर रो रही थी। हमने साफ साफ उसकी आवाज सुनी और ये आवाज सुन के हम तीनों लोग डर गए थे। तुरंत वहां से गए, अपने अपने घर की तरफ चले गए। अगले दिन सुबह हुई तो देखा सीमा के घर का दरवाजा टूटा हुआ था। हालांकि अंदर कोई भी सामान नहीं था, ताला जमीन पर पड़ा हुआ था। दरवाजे को अंदर से ही खोला गया था जिसका साफ साफ प्रमाण हमें पता चल रहा था। हम सब डरे हुए थे, लेकिन हमने इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। गांव में पूरी अफवाह फैल गई थी कि किसी ने घर के ताले को तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन रात में हम तीनों लोगों ने जो कुछ भी देखा हमने सबको बताया। हमें सीमा की अंदर आवाज आई थी, लेकिन फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। तीसरी रात को घटनाएं और ज्यादा बढ़ने लगी। रात के अंधेरे में हमें किसी के चलने की आवाज आई। लग रहा था कि रात में गांव में कोई टहलता है और वो टहलने की आवाज किसी और की नहीं, सीमा की ही थी। गांव में गाना गाते हुए वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। गांव के कुत्तों की आवाज भी आती है जो लगातार उसको देखकर भौंका करते हैं। वो अपने हल्के कदमों से गांव के हर छोर पर जाती है, गांव के हर एक दरवाजे के सामने से गुजरती है और सबको उसकी आवाज आती है, लेकिन कोई भी उसको देखने की हिम्मत नहीं करता है। 1-2 बार तो किसी घर के सामने खड़े होके उसने खाना मांगने की भी कोशिश की है और हमने ये चीज साफ साफ देखी है। रात के अंधेरे में जब मेरे साथ ये घटना घटी तो उस वक्त मैं सो रही थी। माँ और बापू बाहर गए हुए थे। वो मुझे बता के गए थे कि मुझे रात में बाहर नहीं निकलना है।
गांव में इसके खौफ से सब वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन वो कभी भी किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती थी। उस वक्त रात के करीब 12 या 1 बज रहे होंगे। मैं सो रही थी। घर में कोई भी नहीं था। लालटेन की एक मध्यम सी रोशनी चल रही थी, जिसको मैंने धीमा करके रखा हुआ था। चूल्हे की आग बुझा रखी थी। जमीन पर ही लेटी हुई थी। छत पर लेटने का मन नहीं कर रहा था और डर भी लग रहा था। और फिर दोबारा वही हुआ। घर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। सीमा के उन्हीं पैरों के निशान हल्के हल्के रो के घर के सामने से गुजर रही थी। मैं अक्सर हर रात को ये आवाज सुनती हूँ। इस बार भी वही हुआ। जब वो अपने धीमे धीमे पैरों के साथ जा रही थी तो अचानक से उसके कदम रुक गए। पूरे गांव में खामोशी थी। मैं जग रही थी। शायद उसको मेरे जगने का आभास हो गया होगा। करीबन 30 से 40 सेकंड बाद मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी और बाहर की कुंडी को खटखटाया। मैं वहीं पर ही थी, सुन नहीं थी। वो कुंडी लगातार खटखटाए जा रही थी। अगर कोई आम इंसान होता तो वो इतनी तेजी से ना खटखटाता जितनी तेजी से वो खटखटा रही थी। मैं समझ गई थी कि वो कोई और नहीं, सीमा की आत्मा ही है। मैं अपनी जगह से उठी भी नहीं, बस डर की वजह से लेटी हुई थी। सीमा को अक्सर देखते ही कुत्ते भौंकने लगते हैं। रात में जैसे ही कुत्तों की भौंकने की आवाज होती है, पूरा गांव समझ जाता है कि वो फिर से निकली है घूमने के लिए पूरे गांव में। जब तक वो मेरे घर के दरवाजे पर थी तब तक कुत्तों की लगातार भौंकने की आवाज आती रही। फिर कुछ देर बाद कुंडी खटखटाने की वो दस्तक भी बंद हो गई और धीरे धीरे कुत्तों की आवाज दूर जाती हुई सुनाई देने लगी और उनके साथ सीमा भी चली गई। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मुझे ये भी नहीं पता चला कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। कई बार तो मुझे ऐसा भी लगा कि मुझे दरवाजा खोल देना चाहिए था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला और दरवाजे को नहीं खोला। सीमा, उसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। वो बस एक काली परछाई की तरह आती है। सब उसे देखते रहते हैं। रोज कुछ ना कुछ अलग बोल के चलती है। कई बार तो रोते हुए भी आवाज आती है कि मुझे किसी ने नहीं बचाया, मेरा शरीर जल रहा था, मैं पूरे गांव को जला के राख कर दूंगी, मुझे कोई खाना दे दो। अजीब अजीब तरह से अपनी मदद के लिए बुलाती है, लेकिन आज तक गांव में किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। एक बार ऐसा कुछ अजीब सा हादसा हुआ जो निशान मुझे मेरी पूरी जिंदगी भर याद रहा। मैं भी रात में एक बार अपनी माँ के साथ लौट रही थी। देर काफी ज्यादा हो गई थी। कुछ भी पता नहीं था कि आखिर गांव में उस वक्त क्या चल रहा था। नानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। नानी का घर 6 गांव छोड़ के ही था। अगले दिन बापू को किसी काम से शहर जाना था। नानी ने हमें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुबह पिताजी को जल्दी जाना था, इसलिए माँ ने बोला कि हम घर जा रहे हैं। रात बहुत ज्यादा हो गई थी। मैंने माँ से बोला था कि इस वक्त घर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम घर में देर से पहुंचते तो शाम हो जाती। लेकिन माँ ने नानी की बात नहीं मानी और फिर हम लोग गांव के लिए निकल लिए थे। उस समय हम पैदल ही जाते थे, हमारे पास साइकिल भी नहीं थी। जब हम गांव की तरफ जा रहे थे तो मेरी नज़र सिर्फ सूरज पे थी, जो कि हमारे हर कदम के साथ धीरे धीरे ढलता जा रहा था। हम जब गांव पहुंचे तो लगभग अंधेरा हो चुका था। इतनी भी रात नहीं हुई थी, लेकिन साफ साफ ये पता चल गया था कि अब गांव वालों के सोने का वक्त हो गया है। पूरा गांव एकदम सुनसान हो चुका था। पूरे गांव के उस कच्चे रास्ते में मैं और मेरी माँ ही थे जो जा रहे थे। माँ ने अपने पैरों में पायल पहनी हुई थी, जिसकी छन छन की आवाज गूंज रही थी। मैंने माँ से उस पायल को उतारने के लिए बोला, क्योंकि मुझे उस पायल की आवाज से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। माँ ने उस पायल को उतार दिया। मैंने माँ के हाथ को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में एक झोला था जिसमें नानी ने कुछ फल दिए थे। उनको लेके मैं घर की तरफ ही जा रही थी। अंधेरा था। घर में छोटे छोटे लालटेन जल रहे थे। गांव के घरों के बाहर छोटे छोटे लालटेन धीमे धीमे से जल रहे थे और वो लोग घर के अंदर ही सो रहे थे। सब कुछ एकदम शांत था। तभी मेरे गांव तक पहुंचने से पहले मुझे लगातार कुत्तों की भौंकने की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। वो आवाज पहले दूर से आ रही थी और मैं समझ गई थी कि लग रहा है अब उसके दोबारा निकलने का वक्त हो गया है। लेकिन अक्सर वो आधी रात को रात में निकलती है, लेकिन इस वक्त रात के बस 9 या 10 ही बजे थे।
वो कुत्तों की आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और मैं ये समझ गई थी कि वो अब हमारी तरफ ही आ रही है, क्योंकि हम उस गांव के मेन रास्ते पर थे जिससे हमारे गांव के अंदर जाया जाता है। मैंने माँ के हाथ को जोर से पकड़ा और उसे ये सारी चीज़ें बोली कि मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ, लग रहा है सीमा दोबारा आ रही है। उसने मुझसे बोला माँ ने मुझसे बोला कि मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर वाले का नाम लो, कुछ भी नहीं होगा। मैं चुपचाप जा रही थी। मैंने और माँ ने उस दृश्य को देखा। सीमा की वो काली आत्मा, पूरी एकदम काली परछाई जो कि अंधेरे में साफ साफ दिखाई दे रही थी, वो हमारी तरफ अपने धीमे धीमे कदम लेके बढ़ रही है और उसके पीछे भौंकते हुए कुत्ते जो उसका पीछा कर रहे थे वो उससे काफी ज्यादा दूर थे, लेकिन उसको भौंक के इस गांव से जाने के लिए बोल रहे थे। मैंने माँ ने उसे साफ साफ देखा। हम जिस रास्ते पर थे वो दोनों तरफ से जंगलों से बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ था। मैं और माँ एक बड़े से पेड़ के पीछे जाके खड़े हो गए और हमने उसे जाते हुए देखा। वो जा रही थी, हमारे जस्ट सामने ही थी। धीरे धीरे जाते हुए उसने अपने कदमों को रोक के हमारी तरफ देखा और हमारी तरफ देख के वो रोने लगी। हमसे करीबन 4 से 5 मीटर की दूरी पर ही थी। मेरे हाथ पैर बुरी तरीके से कांप रहे थे। कुत्ते लगातार उसको देख के भौंके जा रहे थे। अंधेरे में कुत्तों की आंखें हल्की फुल्की चांद की रोशनी की वजह से चमक रही थी और सीमा की वो रोने की आवाज सुन के मेरी हालत खराब हो रही थी। माँ ने और मैंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और रोड से कच्चे रास्ते से उतर के उसी जंगल के अंदर की तरफ भागते हुए गए, लेकिन उसके रोने की वो आवाज लगातार आ रही थी। कुछ देर बाद मैं खुद उस रास्ते पर पहुंच गई जिधर से हम लोग घूम कर गए थे। सीमा को हम लोग पीछे छोड़कर आए थे और गांव के मेन रास्ते में दोबारा पहुंच गए थे। तभी हमने देखा कि वो कुत्तों की भौंकने की आवाज धीरे धीरे और तेज होती जा रही है और हो ना हो सीमा हमारे पास ही है। और वही हुआ, वो हमारे पास ही थी। मेरे बगल से निकल के गई वो और मेरे हाथ पे एक अजीब सा निशान पड़ गया था, जैसे कि किसी ने मुझे नाखून मारा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो निशान किसी और ने नहीं, मेरी माँ ने ही मारा था। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। माँ ने मेरे हाथ को जोर से पकड़ा हुआ था। माँ के हाथ पैर कांपने लगे थे। वो वहीं रोड पर ही जमीन पर गिर गई थी और उनके नाखून मेरे हाथ में एकदम घुसे जा रहे थे। वो अपने शरीर को एकदम टाइट कर चुकी थी और उनका शरीर धीरे धीरे अकड़ गया था। मुझे पता नहीं कि आखिर उन्हें क्या हुआ। डर की वजह से उनके साथ ही घटना घटी या सीमा की आत्मा उनके अंदर चली गई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। मैं बस रो रही थी, कच्ची रोड पे बीच पे चिल्ला रही थी और मेरे रोने के साथ वो कुत्ते भी लगातार भौंके जा रहे थे। लेकिन अब कुछ कुत्ते वहीं पर ही थे और आधे उसी सीमा के पीछे चले गए थे और मैं वहीं पर रो रही थी, चिल्ला रही थी। मेरी आवाज पूरे रात में अंधेरे में गूंज रही थी, लेकिन उस वक्त मैं गांव से इतना दूर थी कि मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आ पाया। माँ को भी मैं छोड़ नहीं सकती थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी कि मैं आखिर करूँ क्या। मेरे हाथ से लगातार खून निकलता जा रहा था। मैंने किसी तरह अपने हाथ को छुड़ाया और फिर घर की तरफ भागते हुए गई। मजबूरन माँ को वहीं पर ही छोड़ना पड़ा। घर की तरफ जब मैं भाग के गई तो पापा बाहर ही सो रहे थे। उनको इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। जब वो उठे तो मैंने उन्हें ये सारी चीज़ें रोते हुए बताई। तुरंत गांव के 1-2 लोग और उठे और फिर मेरे साथ माँ को लेने उसी जगह पर गए। माँ वहीं पर रोड पे ही पड़ी हुई थी। उन्हें उठाया और लोग घर लेकर आए। उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी, बाल पूरे खुले हुए थे, हाथ पैर ऐंठ चुके थे। पास के ही एक वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने उनकी जब जांच की गई तो उन्हें पता चला कि उनको किसी तरीके की कोई अजीब सी बीमारी हो गई है। हालांकि वैद्य जी ने उन्हें दवाई दे दिया और उन्होंने कहा कि कल तक वो ठीक हो जाएंगे। किसी तरह की सदमे की वजह से उनके हाथ पैर अकड़ चुके हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डरी भी थी, लेकिन उनका बुखार नहीं उतर रहा था। हाथ पैर उनके और ज़्यादा अकड़े जा रहे थे। मैंने पिताजी को सारी चीज़ें बताई, उस सीमा के बारे में भी बताया। अब पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा कि अब किसी तांत्रिक या फिर किसी पुजारी को लाके ये सब चीज़ें बंद करवानी ही पड़ेंगी। हालांकि वो इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं मानते थे, लेकिन अब पानी सर से ज़्यादा ऊपर जा चुका था। गांव वाले भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। मेरे हाथ से भी खून बह रहा था क्योंकि माँ की उंगलियों के नाखून मेरे हाथ को पूरी तरीके से जख्मी कर चुके थे। मेरी भी दवाई चल रही थी, मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। उसी वक्त गांव के कुछ लोगों ने जाके एक तांत्रिक को बुलाया
और सारी चीजें बताई। जब तांत्रिक ने उस घर को ढंग से देखा तो उन्हें पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 3 आत्माओं का वास है, जो कि सीमा और उसके माता पिता का था। उन सब की अकाल मृत्यु हुई थी, इसलिए उन लोग की आत्मा अभी भी भटक रही है। काफी दिनों से वो शांत थी, लेकिन अब अमावस की रात के बाद वो तीनों आत्माएं जागरूक हो गई हैं। या तो इनको शांत कराना पड़ेगा या तो यहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये अपनी जीवन सीमा पार नहीं कर लेती हैं तब तक तो ये इस पृथ्वी पर ही रहेंगी। ये चीज साफ साफ उस तांत्रिक ने बताई। उस घर के दरवाजे को दोबारा बंद किया गया। उस तांत्रिक ने कोई अजीब सा धागा लिया हुआ था जो उस घर के चारों तरफ बांधा गया। उस तांत्रिक को यह भी नहीं पता था कि ये चीजें कब ठीक होंगी, क्योंकि वो आत्माएं 3 थी। अगर एक आत्माएं होती तो उसे काबू भी किया जा सकता था, लेकिन तांत्रिक ने अपने हिसाब से जो कुछ भी बन पड़ा किया। अगले दिन माँ की तबीयत थोड़ी बहुत ठीक हुई। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। माँ ने बताया कि वो सीमा उनके आंखों के सामने ही खड़ी थी और फिर उनको कुछ भी याद नहीं है। उनके हाथ पैर अकड़ चुके थे, गला सूख चुका था और आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा चुका था। और मेरी माँ ही नहीं, गांव के और भी कई लोग इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। अब उसका इलाज करना जरूरी हो गया था। गांव के और तांत्रिकों से, पुजारियों से, सबसे बात की गई। गांव के मंदिर में हवन भी रखा गया कि सारी चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाए। लेकिन ये चीजें तो कम हो गई, लेकिन वो उस घर के पास कोई भी नहीं जाता है। फिर धीरे धीरे रात में उसका निकलना भी बंद हो गया। कई बार तो वो दिखाई भी नहीं देती थी, लेकिन मुझे कई बार रात में उसके गुनगुनाने की आवाज आती थी। फिर धीरे धीरे गांव में थोड़ी पूजा पाठ और होने लगी। कई बार तो यज्ञ भी रखे गए थे ताकि चीजों को शांत करा दिया जाए। उसके बाद ऐसी कोई भी घटना दोबारा गांव में नहीं हुई। उनके घर को फिर हम लोगों ने मिलकर धीरे धीरे तोड़ दिया और वहां पर एक मंदिर बना दिया, जो कि गांव के बीचों बीच था। सब लोग अब वहीं पर जाते थे। सब कुछ एकदम शांत हो चुका था। मैं इस घटना की एक शिकार थी और इस घटना के बारे में मैंने सबको बताया। कुछ सालों बाद मेरी शादी हो गई और मैंने अपने गांव को छोड़ दिया, लेकिन वो निशान मेरे हाथ में हमेशा के लिए रह गया और वो निशान मुझे अक्सर उस घटना और उस रात के बारे में याद दिलाता था। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। आज भी जब मैं उस दृश्य को, उस वाक्य को याद करती हूँ, जब सीमा मेरे सामने खड़ी थी, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैंने एक आत्मा, भूत, पिशाच या वो जो कुछ भी है उसको अपनी आंखों के सामने देखा था। और उस घटना के बाद भी जब चीजें शांत हो गई, लेकिन तब भी जब रात में कुत्तों का भौंकना या कुछ भी होता है तो मैं अक्सर डर जाती हूँ। मुझे यही लगता है कि सीमा शायद आज भी रात में गांव में भटकती होगी, जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके डर कहीं ना कहीं किसी न किसी के दिमाग में बैठा हुआ था, क्योंकि रात में अंधेरे में कभी भी कोई निकलता नहीं था। हालांकि अब ऐसी कोई भी घटना या वारदातें नहीं होती थी, लेकिन वो डर सबके अंदर पूरी तरीके से बस चुका था, जिसको निकालना अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और ये घटना हमारे गांव में सबको याद है। ये घटनाएं एकदम सच्ची है। और अगर आपको ये घटना पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं ढूंढने में थोड़ी मेहनत और वक्त ज़रूर लगता है। अगर आपको घटना पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।